हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं पृथक्करण की विधियां। देखिए, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे दिसंबर 2021 में एक दो प्रश्न हमें देखने को मिला था। तो इस तरह यह सीटेट 2022 के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीटेट में जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। पृथक्करण की पहली जो विधि है वो है हस्त चयन विधि। इसका अर्थ होता है हाथ से चयन करना या हाथ से चुनना। इसका जो उपयोग है वो प्रायः गेहूं, चावल और दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों और पत्थर तथा भूसे को अलग करने के लिए किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा जो होती है वो प्रायः बहुत ही कम होती है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे अगर हम लोग चावल से कंकड़ पत्थर को अलग कर रहे हैं, तो चावल के जितना ही अगर अशुद्धियों की मात्रा होगी, यानी उसमें कंकड़ पत्थर भी चावल के जितना ही होगा, तो फिर उसको हाथ से चुनकर अलग करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो फिर उसमें हम लोगों का हस्त चयन विधि उपयोगी साबित नहीं होगा। इसलिए हस्त चयन विधि कब किया जाता है? जब अशुद्धियों की मात्रा काफ़ी कम हो, यानी उसको हम लोग हाथ से चुनकर अलग कर सकें। देखिए, यहाँ पे हस्त चयन विधि का कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ पे चावल है, इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हमें दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग हाथ से ऐसे चून के फेंक सकते हैं। वैसे ही जरूरी नहीं है कि एग्जाम में उदाहरण आपका केवल चावल से, दाल से या अनाज से ही हो। खाने पीने की वस्तुओं से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोहा रखा हुआ है और इसमें बहुत बड़ा बड़ा लाल मिर्च हमें दिख रहा है। तो अब इसे अगर हम लोग हाथ से ऐसे उठाकर इसको अलग कर देते हैं, तो ये सीधा सा हस्तचयन विधि है। वैसे ही आप समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी के सिर में जुए हों और वो उसको हाथ की मदद से ऐसे निकाल रहा है, तो वो भी हमारा हस्तचयन विधि ही हो गया। यानी कि आप चीज़ों को जोड़ना सीखिए कि हाँ, कोई भी चीज़ है, उदाहरण एक है, लेकिन उसकी मदद से जहाँ भी हम हाथ का उपयोग कर रहे हैं चीज़ों को, अशुद्धियों को हटाने में, और उनमें अशुद्धियों की मात्रा कम होनी चाहिए, तो हमारा हस्तचयन विधि हो गया। आगे देखेंगे। दूसरी विधि है थ्रेसिंग। सूखे पौधों की डंडियों से अनाजों को पृथक करना, मतलब अलग करने के प्रक्रम को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, तो उस पे जो फल होते हैं उसे तो हम लोग बहुत ही आसानी से हाथ की मदद से तोड़ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर धान का पौधा हो, गेहूं का हो, अब उसमें से कहा जाए कि उन अनाजों को हम लोग हाथ से ऐसे तोड़ तोड़ के एक एक करके रख लें, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि अनाज छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी सारा होता है उसमें दाने। तो इस प्रक्रम में क्या किया जाता है कि सूखे जो पौधे होते हैं, पहले उसको काट के सुखाया जाता है और उनसे फिर उन डंडियों से अनाज को अलग किया जाता है, और इसी प्रक्रम को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में क्या होता है कि जो सूखे पौधे की डंडियां होती हैं उनको पीट कर अनाज को अलग किया जाता है। कभी कभी जब अनाज ज़्यादा होता है तो क्या किया जाता है कि थ्रेसिंग का कार्य जो होता है वो बैलों की सहायता से भी किया जाता है। और अगर उससे भी ज़्यादा मात्रा में अनाज है तो इन अनाजों को डंडियों से पृथक करने, यानी कि अलग करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पे थ्रेसिंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, सूखे हुए अनाज को ऐसे पीट रहे हैं ताकि उनकी जो डंडियां हैं वो दानों से अलग हो जाए। वैसे ही यहाँ पे बैलों की सहायता से थ्रेसिंग की जा रही है। अब तो ज़्यादातर इसका जगह जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है थ्रेसिंग का कार्य। आगे देखेंगे। अगला विधि है हमारा निष्पावन। देखिए, निष्पावन का उपयोग जो है वो पवनों, यानी वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए, यानी अलग करने के लिए किया जाता है। साधारण शब्द में देखिए, जैसे किसान जो होते हैं इस विधि का उपयोग करके हल्के जो भूसे होते हैं उनको भारी अनाजों से पृथक करने के लिए करते हैं। यानी अनाज में जो भी भूसे अगर रह जाते हैं तो उसको अलग करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, महिला जो है अनाज को ऊपर से गिरा रही है हवा की दिशा में, तो यह जो भूसा है वो हल्की होने के कारण इधर से यहाँ पे आगे जाके इकट्ठा हो जा रही है, और साथ ही अनाज जो है वो यहाँ पे गिर जा रहा है। अनाज अलग हो गया और भूसा अलग हो गया। इस विधि से इसे हम लोग क्या कहते हैं, निष्पावन विधि कहते हैं। आगे देखेंगे। अगला है हमारा चालन विधि। देखिए, इसका उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके आमापों में अंतर हो को पृथक करने के लिए किया जाता है। यानी कि मिश्रण में जो है वो दो चीज़ों का अगर साइज एक का बड़ा है एक का छोटा है, तो ऐसे में हम लोग चालन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्यतः आटा को हम लोग ऐसे चोकर से अलग करने के लिए क्या करते हैं, चालन विधि का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अगर जहाँ कहीं भी घर वगैरह बनता है, भवन निर्माण का कार्य होता है, तो वहाँ पे आपने देखा
देखा होगा कि बालू जो होता है उसमें से कंकड़ पत्थर को अलग करने के लिए भी चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला है हमारा अवसादन विधि। मिश्रण में जल के मिलाने पर भारी कणों का तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जैसे चावल या दाल से धूल हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, घरों में जब चावल पकाया जाता है तो उससे पहले उसको साफ किया करने के लिए पानी में ऐसे डालते हैं। क्यों? ताकि जो चावल या दाल के कणों के ऊपर जो धूल कण छोटे छोटे चिपके हुए हैं वो पानी में डालते ही क्या हो जाता है कि पानी के साथ घुल जाता है और पानी की सतह पर ऐसे ऊपर आ जाता है। और क्योंकि चावल और दाल हमारा भारी होता है तो इसलिए वो तली में बैठ जाता है। तो इस प्रक्रम को ही हम क्या कह सकते हैं? अवसादन कह सकते हैं। या फिर अगर पानी, साफ पानी है, उसमें अगर मिट्टी के छोटे टुकड़े अगर आपने डाल दिए तो क्या होता है कि कुछ समय बाद वो जो है वो तली में बैठ जाता है और ऊपर का पानी जो होता है वो साफ होता है, वो ऊपर आ जाता है। तो इस प्रक्रम को, यानी तली में बैठ जाने को, भारी जो कण होता है वो तली में बैठ गया, तो इस प्रक्रम को ही हम लोग अवसादन कहते हैं। अगला है हमारा निस्तारण। देखिए, अवसादित जल को बिना हिलाए जल को गिराने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। यह सिद्धांत ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते, यानी घुलनशील नहीं होते। देखिए, निस्तारण क्या है? जो अवसादित जल है, यानी कि कोई ऐसा जल जिसमें भारी जो कण है वो नीचे तली में बैठ गया हो और जो हल्का कण है वो ऊपर ऐसे पानी में तैर रहा हो, तो उस अवसादित जल को बिना हिलाए ऐसे गिराने को, जैसे चावल आप लोग धोते हैं तो देखे होंगे कि चावल को कुछ समय ऐसे छोड़ देंगे तो चावल पूरा तली में बैठ जाता है और उसके बाद उसके ऊपर वाले पानी को हम लोग गिरा देते हैं, उसको हिलाते नहीं है। अगर आप ज़्यादा जोर से हिलाएंगे तो चावल भी साथ में गिर जाएगा, इसलिए उसको बिना हिलाए ही गिराते हैं। तो इस विधि को हम लोग निस्तारण कह सकते हैं। और यह सिद्धांत कहाँ उपयोगी है? तो जहाँ मिश्रण जो है वो आपस में मिश्रित नहीं होते, यानी चावल और पानी एक ही में मिश्रित नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि नमक में पानी डाल देंगे तो वो जैसे घुल जाता है, वैसे चावल और दाल थोड़ी ना घुलता है पानी में। तो यह विधि कहाँ उपयोगी है? जहाँ की मिश्रण जो है वो आपस में घुलते नहीं है, अलग उनको किया जा सकता है। जैसे अगर तेल और पानी का भी है तो उसमें निस्तारण विधि हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि तेल जो है वो पानी की सतह पर ऊपर ऐसे तैरते रहता है। यहाँ तक हो गई बात। देखिए, यहाँ पे चित्र में दिया गया है निस्तारण और अवसादन विधि का उदाहरण। ये यहाँ पे अगर आपने बिना हिलाए इसको गिराया तो यह निस्तारण विधि हो गया। अवसादन विधि यानी कि तली में बैठ जाना। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखेंगे। अगला है हमारा निस्यंदन विधि। यह जो है यह ठोस को द्रव से अलग करने की विधि है। इसमें पूरी तरह ठोस जो है वो द्रव से अलग हो जाता है। जैसे में देख सकते हैं कि चाय को जब हम लोग चाय पत्ती से ऐसे छन्नी के द्वारा छानकर अलग करते हैं, वैसे ही अगर आपने पनीर बनाया है तो उसको अलग करने के लिए, पानी से अलग करने के लिए हम लोग एक कपड़े का उपयोग करते हैं। तो यह भी हमारा निस्यंदन विधि है। इसमें क्या होता है कि ठोस पूरी तरह से द्रव से अलग हो जाता है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि निस्तारण विधि भी उपयोगी है। लेकिन नहीं, मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा पानी हो, आपके यहाँ कोई ऐसा नल हो या कुआं हो जहाँ से आप पानी लाते हो वो पूरी तरह साफ नहीं है, तो आप उसको रख देंगे और थोड़ी देर बाद क्या उसको आप हिला के ऐसे बिना हिलाए ऐसे पानी ऊपर से लेंगे तो क्या वह साफ हो जाएगा? नहीं, उसकी पूरी अशुद्धि नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए मिट्टी मिला हुआ पानी है और उसे आप बिना हिलाए गिराएंगे तो वो मिट्टी तली में बैठा रहेगा, लेकिन ऊपर का पानी पीने योग्य नहीं होगा। तो उसको हम लोग को साफ करने के लिए, यानी पीने योग्य बनाने के लिए कुछ ऐसा विधि अपनाना होगा जिससे वो पूरी तरह साफ हो जाए, उसकी अशुद्धि पूरी तरह छनकर अलग हो जाए, ताकि उसका उपयोग हम लोग खाने पीने यानी भोजन के रूप में, पानी पीने के रूप में हम लोग कर सकें, भोजन पकाने के लिए। तो इसके लिए निस्यंदन विधि उपयोगी है। जैसे अगर चाय को बिना छन्नी की सहायता से छाने, अगर हम लोग सोचे कि थोड़ी देर बाद तो चाय पत्ती जो है वो तली में बैठ जाएगा और उसके बाद हम लोग ऐसे ऊपर से बिना इसको हिलाए चाय के पानी को, मतलब चाय को अलग कर लेंगे और चाय पत्ती अलग हो जाएगा। तो ऐसे में संभावना है कि चाय पत्ती के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक दो टुकड़े उसमें जरूर आ जाएंगे। तो इसलिए पूरी तरह शुद्धता के लिए, पूरी तरह अलग करने के लिए निस्यंदन विधि ही उपयोगी है। तो यहाँ तक हो गई बात। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।